अप्रैल 2026 एक डार्क थिएटर में ट्रेलर चल रहा था स्क्रीन पर, जिसमें जफार जैक्सन माइकल जैक्सन का अपना नेफ्यू अपने अंकल का रोल प्ले कर रहा था। स्टेज पर मून वॉक, क्राउड की चेयरिंग, वही फेमिलियर फडोरा और वही वाइट ग्लव, और 24 घंटे के अंदर ही ये ट्रेलर बायोपिक हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया था। फैंस बहुत खुश और एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि फाइनली उनके फेवरेट आर्टिस्ट की बायोपिक बड़े स्क्रीन पर आने वाली थी। माइकल की मूवी फाइनली आने वाली थी, लेकिन कैमरा के पीछे, पर्दे के पीछे सीन पूरी तरह से अलग था। मूवी का बजट $150 मिलियन का था। इस फिल्म ने अब तक 3 रिलीजेस डिले कर दिए थे, इंटायर थर्ड एक्ट चेंज कर दिया गया था और 22 दिन का रीशूट भी करना पड़ा था। और अब रूमर्स ये थे कि मूवी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा रहा था, जबकि दूसरा पार्ट अभी ग्रीन लिट भी नहीं हुआ था। और ये सब आखिर क्यों हुआ? क्योंकि एक लीगल क्लॉज जो 1994 में लिखा गया था, जिसके बारे में सेट पर किसी को भी पता नहीं था, उसने पूरी मूवी को हिलाकर रख दिया था। माइकल जैक्सन की अपनी बेटी पेरिस जैक्सन इंस्टाग्राम पर आकर बोलती है कि ये फुल स्क्रिप्ट फुल ब्लोन लाइज से भरी हुई है। The narrative is being controlled. And there's a lot of inaccuracy and there's a lot of just full-blown lies. And at the end of the day, like, that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. I wasn't heard. I fucked off. That's it. जैनेट जैक्सन एक प्राइवेट फैमिली स्क्रीनिंग में अपने भाई जेरेमीन से चीख कर लड़ी थी, या कम से कम टैबलॉइड्स ने तो यही क्लेम किया था। फैमिली ने इस चीज के लिए डिनाई किया, लेकिन टेंशन रियल थी। यहाँ पर एस्टेट के खिलाफ मल्टीपल लॉसूट चल रहे थे। वेड रॉबसन और जेम्स सेफचक नवंबर 2026 में $400 मिलियन के ट्रायल पर जाने वाले थे। और कैसिको फैमिली, जो एमजे की सेकेंड फैमिली थी, जिन्होंने अपने दोस्त के डिफेंस में 2011 में एक पूरी बुक लिखी थी, उन्होंने अब ट्रैफिकिंग का फेडरल लॉ सूट फाइल कर दिया था मूवी के रिलीज होने से सिर्फ 5 हफ्ते पहले। और इन सब के बीच में एक आदमी था जो खुद की स्टोरी डिफेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आदमी अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो असली सवाल ये है कि जब एक आदमी मर चुका है तो उसकी कहानी पर फिर किसका हक होता है, और उसकी कहानी फिर कौन डिसाइड करती है? क्या ये कहानी मीडिया डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड करता है, लॉयर्स डिसाइड करते हैं, उसके फैमिली वाले डिसाइड करते हैं, उसके फैंस डिसाइड करते हैं? सब लोग उसकी स्टोरी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो आदमी खुद इस चीज के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता है जिसकी ये बायोपिक थी, जिसकी ये कहानी थी। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम लोग बात करेंगे माइकल जैक्सन के राइज की, उनके फॉल की, उनकी कंट्रोवर्सीज की, उनके डेथ की, और उस बायोपिक की जो उसकी अपनी जिंदगी पर बनी है, लेकिन जो लीगली उसकी पूरी स्टोरी दिखाने के लिए कभी भी परमिशन नहीं ले सकती। और इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक तुम समझ जाओगे कि एमजे की कहानी सिर्फ एक पॉप स्टार के राइज और फॉल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसको जिंदगी में हर कोई कंट्रोल करना चाहता था। उसके डैड, उसका रिकॉर्ड लेबल, मीडिया, कोर्ट सिस्टम, सब लोग। लेकिन वो आदमी फिर भी इतना ज्यादा ग्रेट था, इतना ज्यादा अच्छा था कि उसने पूरे की पूरी एक सेंचुरी की, पूरी एक जनरेशन की दुनिया बदल दी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू। और ये चैनल मैं और मेरा भाई साथ में चलाते हैं। हम दोनों ने इस चीज की सच में कसम खाई है कि हम लोग आपको एंटरटेनिंग कंटेंट देंगे, लेकिन विदाउट एनी ओवर स्टिमुलेशन। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर अस, क्योंकि हमारा भी दिमाग बहुत ज्यादा फ्राई होता है ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो दिस वॉज अ बिग शिफ्ट फॉर बोथ ऑफ अस, मैं और मेरे भाई दोनों के लिए, और आप लोगों के लिए भी रहा होगा, लेकिन आई थिंक सो हम लोगों को उस चीज के बारे में ही बात करनी चाहिए जिसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट? और इस चैनल पे एटलीस्ट मैं और मेरे भाई दोनों का इंटरेस्ट हमेशा से रहता था पॉप कल्चर, या फिर ये सारे के कल्चर, या फिर कंट्रोवर्सीज। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही है या फिर तुम्हें कोई और टॉपिक देखना है, तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक टॉपिक बता देना। ये माइकल जैक्सन का टॉपिक भी हमने लास्ट वाली वीडियो से ही लिया था, बाय द वे। एंड सेकंडली, अगर तुम्हें भी ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद है, देन डू ड्रॉप अ लाइक, डू सब्सक्राइब टू अस, एंड अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर देना। मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, इससे हम दोनों का मोरल बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अगेन, आज की वीडियो दोबारा से लंबी, ये एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है हम दोनों ने। सो जस्ट चिल, रिलैक्स, देयर इज नो स्ट्रेस हियर। तुम लोग अपना काम कर सकते हो, हमें सुन सकते हो। एंड मेरे और मेरे भाई की तरफ से आई जस्ट वांट टू से
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ओके, इनफ ऑफ सैप, चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। और ये एक स्मॉल इंडियाना टाउन से शुरू होती है जहाँ एक ऐसा परिवार रहता था जिसका फ्यूचर पूरी दुनिया बदलने वाला था। गैरी, इंडियाना, 1958, एक इंडस्ट्रियल टाउन जहां स्टील मिल्स और फैक्ट्रीज ने पूरे शहर को डिफाइन कर रखा था। यहीं पर 29 अगस्त 1958 को माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म हुआ था। वो अपने माँ बाप का 8वां बच्चा था। एक ऐसे घर में वो पैदा हुआ था जहां ऑलरेडी 9 बच्चे थे और जहां स्पेस की इतनी ज्यादा कमी होती थी कि माइकल को अपने भाइयों के साथ एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ता था। उसकी माँ कैथरीन जैक्सन एक सॉफ्ट स्पोकन जेहोवा विटनेस थी। रिलीजियस, जेंटल, प्रोटेक्टिव थी वो, और वो अपने बच्चों की ढाल बनने की कोशिश करा करती थी। लेकिन घर में असली पावर एक्चुअली उनके मॉम के हाथ में नहीं थी, किसी और के पास ही थी। जो जैक्सन, माइकल के पिता, एक क्रेन ऑपरेटर जो स्टील मिल में काम करा करते थे। वो अपने परिवार का पेट इसी काम से भरते थे, लेकिन जो का कुछ और ही सपना था। वो खुद एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे बचपन से। उनका एक बैंड भी था जिनका नाम था दी फैल्कन्स, जो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था सैडली। और जब जो का अपना सपना टूट गया था तो उसने वो सपना अपने बच्चों पर डाल दिया, अपने बच्चों पर दे दिया। और यहीं से माइकल जैक्सन की कहानी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है गाइस। तुम लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि जब तुम्हारे पेरेंट्स हो सकता है या फिर कोई और लोग भी हो सकते हैं, अपने खुद के सपने तुम लोग के ऊपर डाल देते हैं, जैसे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सारी की सारी चीजें। दीज आर देयर ड्रीम्स, यू डोंट नीड टू अबाइड बाय देम। लेकिन ये हमारे कल्चर में भी होता है और यही सेम चीज जो जैक्सन ने भी करी थी। जो अपने बच्चों से घंटों तक रिहर्सल करवाया करते थे, उन्हें बेल्ट से मारते थे और एक्सटेंशन कॉर्ड से भी मारा करते थे। अगर कोई बच्चा स्टेप मिस कर देता या फिर एक सिंगल स्केल भी बेकार गा देता तो इस चीज के लिए उन्हें पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा जल्दी मिला करती थी, विच वॉज नॉट गुड। माइकल ने बाद में खुद ओपरा को बताया था ये चीज, और उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये कन्फेशन किया था कि वो बचपन में अपने डैड को देखकर फिजिकली वॉमिट कर देता था। How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? माइकल इतना ज्यादा डर जाता था जो से। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि माइकल जैक्सन को, जो कि अभी यहाँ पे इतना छोटा सा बच्चा था, आई थिंक सो ही वाज 10 एट दैट पॉइंट, अगर मूवी सही थी तो माइकल जैक्सन ही वाज जस्ट 10 years old, और उस पर ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर था अपने करियर को लेकर, म्यूजिक को लेकर, क्लासेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, एंड उसके ऊपर से वो अपने डैड से इतना ज्यादा डरता था कि वो उनकी तरफ देख भी नहीं पाता था। कैसा चाइल्डहुड रहा होगा माइकल जैक्सन का। एंड पीपल डू से दिस थिंग कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो एक बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजर कर आते हैं, लेकिन अगर उस हार्डशिप में तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा साथ न दे तो फिर वो बचपन कैसा होगा आखिर। वेल एनीवेज, 1964 में जो ने अपने बच्चों को एक फॉर्मल ग्रुप बनाने की सोची थी जिसका नाम उन्होंने रखा था द जैक्सन ब्रदर्स पहले, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये नाम चेंज करके जैक्सन 5 कर दिया था, जो उन्हें अपनी पूरी वैन में लेकर टैलेंट शोज में जाया करते थे। गैरी, शिकागो, क्लीवलैंड, जहां कहीं भी कंपटीशन होता था वहां ये बच्चे पक्का दिखते थे। बच्चों को स्कूल के बाद घंटों तक प्रैक्टिस करवाई जाती थी। खेलने का, नॉर्मल एक बच्चा बनने का, दोस्ती करने का टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता था। 1968 में बॉम्बे टेलर नाम के एक सिंगर ने उन्हें शिकागो के एक क्लब में परफॉर्म करते हुए देखा था और वो उन्हें फिर मो टाउन रिकॉर्ड्स ले गए, जहां मो टाउन के फाउंडर बैरी गॉडी ने उन्हें साइन कर लिया था उसी समय उनकी आवाज सुनकर इन मार्च 1969। ये मोमेंट माइकल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो तब सिर्फ 10 साल के थे। सिर्फ एक 10 साल का बच्चा एक बहुत बड़े आदमी के साथ साइन हो गया था और इस उम्र में वो अमेरिका का सबसे बड़ा चाइल्ड स्टार बनने वाला था। 10 साल की उम्र, गाइस जस्ट इमेजिन करो ये चीज। 10 साल की उम्र में हम लोग अपने बारे में तो क्या, अपने करियर के बारे में तो क्या, जूता कैसे ढंग से बांधना है वो चीज भी नहीं सोच पाते हैं। वेल, मार्केटिंग के लिए बैरी गॉडी ने एक स्टोरी बनाई कि डायना रोस ने जैक्सन 5 को डिस्कवर किया। ये सच नहीं था बाय द वे, क्योंकि डायना रोस ने उन्हें प्रेजेंट जरूर किया था दुनिया के सामने, बट डिस्कवरी बॉबी टेलर ने की थी उनकी। लेकिन मो टाउन जानता था कि डायना रोस का नाम अटैच होने से ग्रुप इंस्टेंटली बिगर फील करेगा, और ये स्ट्रैटेजी सच में काम भी करी थी।
अक्टूबर 1969 में उनका पहला सिंगल रिलीज हुआ जिसका नाम था आई वॉन्ट यू बैक, जो कि बिलबोर्ड पर हॉट 100 पर इनका ये पहला सॉन्ग था, नंबर 1 बन गया था और 4 हफ्तों तक ये टॉप पर रहा था। फिर फरवरी 1970 में ABC आया और वो गाना दोबारा से नंबर 1 बन गया था। मई 1970 में द लव यू सेव फिर से नंबर 1 बन गया था और अगस्त 1970 में I'll Be There दोबारा से 5 हफ्तों तक नंबर 1 पोजीशन पर रहा था। 4 कंसेक्यूटिव नंबर 1s थे उनके पास, वो भी उनके पहले 4 रिलीज ही थे। आज तक म्यूजिक हिस्ट्री में ऐसा किसी भी ग्रुप ने नहीं किया था। ये चीज तो बीटल्स ने भी नहीं करी थी, रोलिंग स्टोन्स ने नहीं किया था, लेकिन जैक्सन 5 ने ये सेम चीज कर दिखाई थी। और माइकल जैक्सन उस टाइम पे सिर्फ 11 साल के थे। लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई है जो कि ग्लैमर और इन हाई रिलीजेस के पीछे छुप गई थी कहीं ना कहीं, और वो ये था कि ये सारा का सारा पैसा सिर्फ जो के पास जा रहा था, उनके डैड के पास जा रहा था। मोटाउन का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2.7% रॉयल्टी रेट का था, हर रिकॉर्ड सेल पर सिर्फ 2.7%, और उसमें से भी जो ने मैनेजमेंट कट लिया था और बाकी पैसा फैमिली के नाम पर था, जिसका मतलब जो के नाम पर था। बच्चे फेमस थे, दे वर ग्लोबली फेमस, बट दे वर ब्रोक, दे हैड नो मनी फ्रॉम देयर ओन टैलेंट। माइकल जब 12 साल का था, उसकी फोटो हर मैगजीन कवर पर थी, तब वो अपनी जेब में कैंडी के लिए सिर्फ $1 ही रखते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ $1 ही मिला करता था पूरे हफ्ते के लिए। ऑफ कोर्स ये बात है, माइकल को उस टाइम पे शायद से पैसे की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं पता होगी, लेकिन ये जो ट्रॉमा था कि उसके डैड उससे सब कुछ ले रहे हैं, ये चीज उसे बाद में समझ आने वाली थी। और ये छोटा सा बच्चा अपना बचपन कभी जी ही नहीं पाया इन सारी की सारी प्रैक्टिस, इन सारे के सारे शोज और इन सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स के बीच। और तो और इस बच्चे को अपने ही घर में सेफ भी फील नहीं होता था। एक ऐसा बच्चा जिसे पैसे कमर्शियली तो मिला करते थे, उसे फेम कमर्शियली मिला करता था, लेकिन ये पैसा उसके हाथ में कभी आता ही नहीं था। और ये वुंड माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी अडल्ट जिंदगी में हील करने की कोशिश करी थी। सिर्फ उनका एक सपना था कि वो नेवरलैंड बनाएंगे, एक ऐसा घर जिसमें अम्यूजमेंट पार्क होगा, जू होगा, ट्रेन स्टेशन होगा, कैंडी स्टोर होगा। वो बच्चों को वहां इनवाइट करेंगे ताकि वो एक ऐसा बचपन जी सके जो MJ खुद नहीं जी पाए थे। वो चाहते थे कि वो हर एक बच्चे को हर वो टॉय खरीद के दे जो उन्होंने खुद बचपन में कभी नहीं लिए थे। वो सिर्फ बच्चों की जरूरतें, उनका फन पूरा करना चाहते थे, और दुनिया उन्हें इस चीज के लिए पनिश करने वाली थी, जो कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा था बहुत अपने SRP की इस वाली वीडियो में। और यही है माइकल जैक्सन की कहानी का असली फाउंडेशन। जो भी आगे हुआ था, थ्रिलर हो गया, पेप्सी एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, एलिगेशंस, लॉसूट्स, डेथ, सब कुछ इस एक बचपन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो बचपन एक्चुअली में कभी था ही नहीं। 1975 तक जैक्सन 5 एक क्रॉस रोड पर पहुंच चुके थे, क्योंकि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे थे। माइकल अब 16 साल के हो चुके थे और मोटाउन के कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई अब उन्हें पूरी तरह समझ आने लगी थी। सिर्फ 2.7% रॉयल्टी रेट, कोई क्रिएटिव कंट्रोल नहीं, सॉन्ग राइटिंग क्रेडिट्स नहीं, और हर मेजर डिसीजन बैरी गॉडी के हाथ में था। ग्रुप अपने खुद का म्यूजिक नहीं बना सकते थे और अपने खुद के सॉन्ग्स लिखना उन्हें अलाउड ही नहीं था। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ भी होती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू K-pop, पर ये चीज ना K-pop में भी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर K-pop ग्रुप्स के जो सॉन्ग होते हैं वो एक्चुअली में वो लिखते नहीं है, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता उन गानों पे। तो अगर कोई K-pop स्टार कुछ बोल रहा है तो एक्चुअली में वो उनके शब्द नहीं है, वो कोई और बुलवा रहे हैं उनसे। तुम लोगों ने 3 इडियट्स में वाला मीम देखा होगा कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। एक्चुअली में ये सच्चाई है गाइज, यही होता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। देयर आर घोस्ट सॉन्ग राइटर्स, देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड द सीन हु आर जस्ट ट्राइंग टू यूज पीपल एंड मेक अनदर हिट, ताकि वो मर्चेंडाइज सेल कर सके, ताकि वो रिकॉर्ड सेल कर सके, ताकि वो परफॉर्मेंस करवा सके इन लोगों से। और उनका आखिरी का जो सपना होता है, उनकी जो आखिरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ ये होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दो। लेकिन इस चीज के लिए जो जैक्सन ने फिर अपना एक बहुत बड़ा मूव किया जब उसने एपिक रिकॉर्ड्स के साथ बात शुरू की, जो कि CBS का सब्सिडी था। और एपिक ने उन्हें वो ऑफर किया जो मोटाउन ने कभी नहीं करा था, 20% रॉयल्टी रेट, 2.7 से सीधा 20%, साथ में क्रिएटिव कंट्रोल और सॉन्ग राइटिंग फ्रीडम जो इन बच्चों को चाहिए थी उस समय पर। जून 1975 में जैक्सन 5 ने मोटाउन छोड़ दिया, लेकिन मोटाउन ने पीछा नहीं छोड़ा उनका।
उन्होंने लॉ सूट किया और कोर्ट में प्रूव कर दिया कि जैक्सन 5 नाम मोटाउन की प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से ग्रुप को अपना नाम तक छोड़ना पड़ा था। और फिर वो लोग दी जैक्सन्स बन गए थे और जेरेमीन जैक्सन जो बैरी गॉडी की बेटी से शादी कर चुका था वो मोटाउन के साथ ही रुक गया और उसकी जगह ले ली थी रैंडी जैक्सन ने। लेकिन असली कहानी या फिर असली ट्विस्ट ये नहीं था। असली कहानी थी कि माइकल के अंदर, क्योंकि वो अब अपना खुद का सोलो करियर लॉन्च करना चाहते थे, तो उनके अंदर एक नई सी आग थी, उनके अंदर नए से आइडियाज थे। और 1979 में वो मोमेंट आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और वो था ऑफ द वॉल। ये एल्बम सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी बाय हिम ओनली। क्विंसी जोन्स ने प्रोड्यूस की थी ये एल्बम। एमजे ने डिस्को और फंक और R&B को भी मिक्स किया था इस एल्बम में और दुनिया ने एक 21 साल के आदमी को फर्स्ट टाइम एक मैच्योर आर्टिस्ट की तरह देखना शुरू किया था। एल्बम ने पहले ही साल में US में 7 मिलियन कॉपी सेल कर दी थी, जिसमें डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और रॉक विद यू जैसे सिंगल्स टॉप पर चले गए थे। और इस मोमेंट पर एमजे की लाइफ में एक और नाम एंटर किया था जो कि आगे स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो था उनका लॉयर जॉन ब्रैंका। ये नाम याद रखना क्योंकि बाद में ये नाम बार बार वापस आएगा और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि इस आदमी ने एमजे की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। नाउ अगर तुम लोग एमजे के फैन हो तो तुम में से कितने लोगों ने ऑफ द वॉल एक्चुअली में सुना है। आई फील लाइक कि जितने भी एमजे के फैन है या फिर जितने भी एमजे के नए फैन बने हैं मूवी के बाद भी या फिर किसी भी चीज के बाद भी, वो ज्यादातर लोग या तो थ्रिलर से आए थे या फिर वो लोग बहुत ही ज्यादा डाई हार्ड फैन है। जहां तक मेरी बात करी जाए, मैं एमजे का इतना ज्यादा डाई हार्ड फैन नहीं था, लेकिन मैंने एमजे के बहुत सारे गाने सुने थे। इफ गाइस डोंट नो दिस थिंग, मैं पहले डांस करा करता था और हमारे स्कूल में हम जब भी डांस करने के लिए कोई भी गाना चुनते थे तो वो ज़्यादातर टाइम पे एमजे का ही होता था, बिकॉज इट वॉज जस्ट सो ईजी एंड इट वॉज जस्ट सो ग्रूवी की मज़ा ही आ जाता था बस। इसीलिए एमजे ने, इवन दो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन नहीं था या फिर मैं उतना ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन नहीं था उनका, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे डांसिंग में, मेरे म्यूजिक में, मेरी क्रिएटिविटी में मेरी हेल्प तो करी ही है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी एमजे के फैंस थे, पुराने वाले फैंस थे, उन्होंने पक्का एमजे को कैसेट्स में तो सुना ही होगा घर में। वेल एनीवेज, फिर आया नवंबर 30th 1982 और उस टाइम पर एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसका नाम था थ्रिलर। इस एल्बम को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं गाइस। थ्रिलर बिलबोर्ड टॉप 200 पर 33 हफ्तों तक नंबर 1 रही थी। दिस वाज नॉन कॉन्सिक्यूटिव, लेकिन फिर भी 37 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं। अपने पीक पर ये एल्बम हर हफ्ते 10 लाख कॉपी सेल कर रही थी और इस एल्बम के 7 सिंगल्स टॉप 10 में बिलबोर्ड पर हॉट 100 पर थे। पीरियड हो गया, बिली जीन हो गया, थ्रिलर का 14 मिनट का म्यूजिक वीडियो हो गया, ये सब कल्चरल मोमेंट बन गए थे उस टाइम पर। और MTV जो उस टाइम एक नया चैनल था और जो ब्लैक आर्टिस्ट को मोस्टली इग्नोर करा करता था, दैट इज सच अ वाइल्ड थिंग टू इवन से आउट लाउड, बट या MTV उस टाइम पे यही करा करते थे। उन्होंने माइकल जैक्सन की जो एक ब्लैक आर्टिस्ट थे उनकी वीडियो प्ले करना शुरू कर दिया था अपने चैनल पर और यहीं से पूरी हिस्ट्री बदल गई थी, नॉट ओनली फॉर माइकल जैक्सन बट फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। लाइफ टाइम सेल्स 7 करोड़ कॉपीज पार कर चुके थे वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से आज तक ये दुनिया का सबसे ज्यादा सेल हुआ एल्बम है। 1984 की स्प्रिंग्स तक एमजे के पास $5 करोड़ की पर्सनल वेल्थ थी और वो आदमी सिर्फ और सिर्फ 25 साल का था। जितने भी तुम में से 25 साल के लोग हो, नो नीड टू फील बैड, बस कमेंट कर देना नीचे कि मैं 25 साल का हूँ। आई वांट टू सी कितने सारे लोग हैं। जो जैक्सन का बच्चा जो कभी बाप के डर से उल्टी कर देता था, वो अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर सबसे बड़ा स्टार बन चुका था। लेकिन थ्रिलर के पीक के बीच में एक ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था जो एमजे की जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट बन गया और वो एक्सीडेंट सिर्फ फिजिकल ही नहीं था, वो इमोशनल, मेडिकल और स्पिरिचुअल सब कुछ एक साथ बनने वाला था उनके लिए। 27 जनवरी 1984, श्राइन ऑडिटोरियम, लॉस एंजलिस। एमजे उस टाइम पर एक पेप्सी कमर्शियल शूट कर रहे थे अपने भाइयों के साथ, जिसमें स्टेज पर मून वॉक की प्रैक्टिस हो रही थी उस समय पर और शूट के पिछले टेक्स में पायरोथेनिक्स स्पेशल फायरवर्क्स इफेक्ट्स लेट फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने और इम्पैक्ट की डिमांड की और क्रू ने टाइमिंग और क्लोज कर दी और ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट्स के साथ।
टेक 6 चल रहा था जब पायरोथेनिक्स ने फायर किया, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई थी और एमजे अभी अपनी पोजीशन पर पूरी तरह से पहुंच भी नहीं पाए थे और उन्हीं फायरवर्क्स की स्पार्क्स ने एमजे के बालों में आग लगा दी थी। वो पहले कुछ सेकंड्स के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो ये चीज समझ नहीं पाए थे कि उनके स्कैल्प पर आग लग चुकी है, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ तब सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न हो चुका था उनके सर पे। बॉडीगार्ड्स और उनके क्रू ने उन्हें नीचे लेटाया, उन्हें रोल कराया और आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें परमानेंट हेयर लॉस और परमानेंट स्कारिंग हो गई थी उनके स्कैल्प पर। उन्हें कैद्रा सियाना मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां से फिर ब्रॉटमैन मेमोरियल बर्न सेंटर में उन्हें ट्रांसफर किया गया। पेप्सी ने सेटलमेंट के लिए $15 लाख दिए उन्हें, और यहाँ से वो चीज हुई जो एमजे के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोलती है। उन्होंने पूरे के पूरे $15 लाख उस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए थे जिसमें उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्न से जूझ रहे, आग से जूझ रहे मरीज थे जो खुद का इलाज नहीं कर सकते थे। इसीलिए माइकल जैक्सन ने बिना सेकंड थॉट के पूरा का पूरा अमाउंट इस हॉस्पिटल को दे दिया था। लेकिन उनकी स्कैल्प की सर्जरी का सिलसिला अब तक शुरू हो चुका था और यहाँ पर टिश्यू एक्सपेंडर्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि उनकी स्किन स्ट्रेच हो सके। उन्हें पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए गए थे ताकि वो परफॉर्म कर सके। और यहाँ से एक ऐसा पैटर्न शुरू होता है जो एमजे की जिंदगी की आखिरी दिन तक चला था। वो था उनका पेन किलर डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी 27 जनवरी 1984 को शुरू हुई थी और 25 साल बाद विच इज 25 जून 2009 तब ये एक ऐसा दवाई का ओवरडोज बन गया था जिसने उनकी सैडली जान ले ली। नाउ एमजे की लाइफ के बारे में हम जितनी भी बात करें, आई थिंक सो ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट था। अगर ये पेप्सी का कमर्शियल शूट ना हुआ होता, अगर उन्हें बर्न नहीं लगा होता या फिर अगर वो इस हॉस्पिटल में नहीं जाते तो उन्हें कभी भी ये पेन किलर की आदत लगती ही नहीं। और शायद ये हो सकता था कि माइकल जैक्सन जो कि इतने बड़े पॉप स्टार थे वो एक बहुत ज़्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जी पाते और फिर अपने ही टर्म्स पे वो इस दुनिया से चले जाते। लेकिन जितने भी लोग ये पिल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या किसी और सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कभी ना कभी तो ओवरडोज कर ही देते हैं। एंड सैडली ये सेम चीज़ माइकल जैक्सन के साथ हुई थी। लेकिन फिर चाहे ये पेन किलर्स हो या फिर उनका फेम हो, इन सारी की सारी चीज़ों के बीच में माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे स्मार्ट बिजनेस मूव बनाया था जिसने उनकी वेल्थ को ग्लोबल लेवल पर भी बहुत बड़ा कर दिया था। अगस्त 1985 को माइकल जैक्सन ने ATV म्यूजिक का कैटलॉग खरीद लिया था $4.75 लाख में। इस कैटलॉग में 251 बीटल सॉन्ग्स थे। हे जूड, लेट इट बी, यस्टरडे, समथिंग, हियर कम्स द सन, सब कुछ। और इस डील का एक ट्विस्ट था जो आज तक म्यूजिक इंडस्ट्री में फेमस है। पॉल मैकार्टनी ने खुद एमजे को ईयर्स पहले ये एडवाइस दी थी कि म्यूजिक कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करो, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। मैकार्टनी खुद भी ATV कैटलॉग्स खरीदना चाहते थे, लेकिन जब बिडिंग वॉर शुरू हुआ तो एमजे ने उसे आउटबिड कर दिया, जिसकी वजह से मैकार्टनी को अपने ही गानों पर रॉयल्टीज देने पड़े थे अब एमजे को। और इफ आई फ्रेज इट प्रॉपर्ली, अब मैकार्टनी को अपने गानों पर रॉयल्टीज देने के लिए एमजे को पैसे देने पड़ते थे। हर बार जब बीटल्स का कोई गाना रेडियो पर बजता था या किसी एड में यूज होता था या किसी मूवी में लाइसेंस होता था। मैकार्टनी ने आगे चलकर यह भी कहा था कि इस डील ने स्पेसिफिकली उनकी दोस्ती को परमानेंटली डैमेज कर दिया था और वो फिर कभी एमजे से वैसे बात नहीं कर पाए थे जैसे वो पहले किया करते थे उनसे, एक दोस्त की तरह। 1986 में एमजे ने पेप्सी के साथ नया 3 साल का ग्लोबल डील किया था, इवन दो ये पहले भी उनके साथ डील कर चुके थे एंड यू नो कि क्या आउटकम था उनके साथ। और ये डील था, लेट मी टेल यू द नंबर अगेन, ठीक है, यहाँ पे जीरोस देखना तुम लोग कितने सारे हैं, $1 करोड़ का, जो कि उस टाइम का लार्जेस्ट एंडोर्समेंट डील था। 1987 में उनका नेक्स्ट एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था बैड, और उसी साल बैड वर्ड टूर शुरू हुआ था जो सितंबर 1987 से जनवरी 1989 तक चला था। 123 शोज, 15 कंट्रीज, 45 लाख लोग, वो भी 45 लाख लोग लाइव ऑडियंस में। पूरा जो टूर था उसका ग्रोस जो बना था वो आया था $12.50 लाख और ये था 1980s का सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग टूर। सिर्फ पिंक फ्लॉयड से एक पीछे थे लोग। एंड पिंक फ्लॉयड तुम लोग को पता ही होगा कितने बड़े आर्टिस्ट थे। और फिर यही सारा पैसा कमा के और इतनी सारी अच्छी डील्स करके 1988 में माइकल जैक्सन ने अपना बचपन का सपना मैनिफेस्ट कर लिया था जिसका नाम था नेवरलैंड रैंच।
सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया के 2700 एकड़ में फैला हुआ ये प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ 70 लाख डॉलर में खरीदा गया था और फिर अगले सालों में 3 करोड़ 50 लाख डॉलर और खर्चा करके माइकल जैक्सन ने उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में कन्वर्ट कर दिया था। रोलर कोस्टर्स लगाए गए थे यहाँ पर, फेरिस व्हील लगाए गए थे यहाँ पर, ट्रेन स्टेशन सच में बनाया गया था यहाँ पर और मूवी थिएटर भी बनाया गया था यहाँ पर। एक पूरा जू लगाया था जिसमें एलिफेंट्स, जिराफ और टाइगर्स थे। बिकॉज यू ऑल नो कि माइकल जैक्सन को जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार था। कैंडी स्टोर बनाए गए थे यहाँ पे बच्चों के लिए और टॉय स्टोर्स भी। ये सब कुछ उस बचपन को रिक्रिएट करने के लिए था जो एमजे ने कभी भी नहीं जिया था। वो बच्चों को नेवरलैंड में इनवाइट करते थे जो बच्चे बीमार होते थे या फिर टर्मिनली इल होते थे या फिर जो फॉस्टर किड्स होते थे और उन्हें वहाँ फ्री में रहने के लिए दिया करते थे पूरी जिंदगी भर तो नहीं पर until they were adults। उन्हें रोलर कोस्टर पर बिठाया जाता था, मूवीज दिखाई जाती थी और उन्हें वो सब कुछ दिया जाता था जो खुद उनके अपने डैड ने जो उन्हें कभी नहीं दिया। और आयरॉनिकली यही चीज उन पर सबसे ज्यादा बड़ा कलंक बनाने वाली थी। अगस्त 1993 लॉस एंजलिस। एक टेप सैंपल पर काम हो रहा था एंथनी पेलिकानो की इन्वेस्टिगेशन टीम में जो कि एमजे का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और इस टेप पर जो आवाज थी वो एवन चैंडलर की थी, एक लॉस एंजलिस के डेंटिस्ट और पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर, और वो एक 13 साल के लड़के जॉर्डन चैंडलर के पिता भी थे। इस टेप की तारीख थी 8 जुलाई 1993। एवन चैंडलर इस टेप पर अपने बिजनेस पार्टनर डेव शूअर्ट से बात कर रहा था और जो वर्ड्स उसने कहे वो आज भी पब्लिक रिकॉर्ड्स में है। इफ आई गो थ्रू विद दिस आई विन बिग टाइम, माइकल्स फिनिश्ड। ये टेप सच में एग्जिस्ट करती है, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये एक एक्चुअल में रिकॉर्डेड लाइन है। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि कुछ हफ्तों बाद एवन चैंडलर ने एमजे पर अब्यूज का एलिगेशन लगाया था अपने 13 साल के बेटे के थ्रू। माइकल इज फिनिश्ड। ये आदमी अपने बेटे के एक 13 साल के बच्चे को यूज करके एमजे से पैसे लेना चाहता था। और तुम्हें पता ही है मैं कितना ज्यादा स्केप्टिकल हूं, मैं ऐसी चीजों पर सीधा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेप आई टोटली बिलीव एमजे साइड। एक बच्चे को यूज करके एक इतने बड़े इंसान को डिस्ट्रॉय करना मस्ट बी सच इवल पर्सन, राइट? इवन दो दिस टेप इज रियल, आज तक लोग एमजे को एक विलन की तरह देखते हैं इस चीज की वजह से। लेकिन ये एलिगेशन पब्लिक होने के बाद एमजे की दुनिया उलट पुलट हो गई थी क्योंकि पूरे मीडिया ने इस स्टोरी को कवर करा था इन अ वेरी नेगेटिव वे। एंड अगर सच्ची बात बोलूं मैं भी अगर उस टाइम पे मीडिया में होता तो मैं भी इसको इसी तरह से पोर्ट्रे करता, क्योंकि आखिर जो विक्टिम है उसकी बात कोई क्यों नहीं सुनेगा, स्पेशली एक 13 साल के बच्चे की। टॉक शोज पर ये नंबर 1 का टॉपिक बन गया था उस समय पर। और एमजे जो उस टाइम पे डेंजरस वर्ल्ड टूर में थे जिसमें हील द वर्ल्ड फाउंडेशन के थ्रू 10 करोड़ डॉलर चैरिटी रेज करने का गोल था उनका, उन्होंने अपना पूरा का पूरा टूर कैंसिल कर दिया था नवंबर 1993 में। यहाँ पर फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसमें पुलिस ने एमजे की बॉडी की स्ट्रिप सर्च भी की थी ताकि जॉर्डन चैंडलर का डिस्क्रिप्शन के साथ वो चीज मैच हो सके। 2 ग्रैंड जूरीज बिठाए गए थे यहाँ पर लॉस एंजलिस और सेंटा बारबरा में, लेकिन दोनों में ही कोई इंडिस्टिमेंट नहीं आया क्योंकि एविडेंस काफी नहीं था यहाँ पर क्रिमिनल चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पे सिविल केस अलग था और जनवरी 1994 में एमजे ने सेटलमेंट कर लिया था इस केस में। पब्लिक रिपोर्ट्स कहते हैं कि सेटलमेंट 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का था, लेकिन बाद में एलए टाइम्स के लीक्ड डॉक्यूमेंट ने दिखाया कि एक्चुअल में ये अमाउंट 1 करोड़ 53 लाख डॉलर का था जो जॉर्डन चैंडलर के ट्रस्ट में गया था और बाकी पैसा लॉयर्स को गया था। एमजे का अपना स्टेटमेंट था, आई सेटल्ड बिकॉज द सिविल केस थ्रेटन्ड माई करियर एंड आई वांटेड इट टू बी ओवर विद। उन्होंने कभी भी गिल्ट एडमिट नहीं किया, लेकिन सेटलमेंट के बाद एक परसेप्शन दुनिया के सामने आ गया था जो कि सब लोग यही कह रहे थे कि अगर उन्होंने सेटलमेंट किया है तो इसका मतलब उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जबकि लीगली ये बात सच नहीं थी क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोग सेटल करते हैं क्योंकि जो ट्रायल का कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड स्पेशली एमजे जैसे इंसान के लिए तो जो ट्रायल का टाइम होगा वो उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट करता होगा और ऐसे केसेस में जो अनसर्टेनिटी होती है उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर एक और चीज हुई थी जिसने एमजे की स्टोरी पर एक काली छाया की तरह काम करा था। सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था, जॉर्डन चैंडलर की पहचान और उसकी स्टोरी को कभी भी किसी भी एमजे से रिलेटेड मीडिया में ड्रामेटाइज नहीं किया जाएगा या उसे दिखाया भी नहीं जा सकता था। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि अगर
ये क्लॉज सच में उनके बेटे के लिए था या फिर ये सच में यहाँ पर कुछ हुआ था, तो आखिर उन्होंने ऐसी चीज़ क्यों मांगी थी इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये क्लॉज 1994 में लिखा गया था और 2025 में हॉलीवुड के एक $150 मिलियन के सेट पर यही एक क्लॉज एक पूरी मूवी का एंडिंग फेक देने वाला था। लेकिन उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। नाउ ऑफ कोर्स ये बात है कि जब ये बात बाहर आई तो एमजे की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो पेप्सी की मैंने तुम्हें डील बताई ना, जो सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे उन्हें अपने करियर में एक एंडोर्समेंट के थ्रू, वो डील पेप्सी ने अब उनके साथ कैंसिल कर दी थी। टूर्स के जो प्रमोटर थे उन्होंने उनके ऊपर $2 करोड़ का लॉ सूट ठोक दिया था बिकॉज दे सेड दैट माइकल जैक्सन हैड ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। और एवन चैंडलर, वो आदमी जिसने ये पूरा चक्कर शुरू किया था, उसने नवंबर 2009 में खुद को गोली मार दी थी और अपनी जान ले ली थी, आयरॉनिकली एमजे की डेथ के कुछ महीने बाद। अभी तो मैं थोड़ा सा टाइम में आगे चले गया था, लेकिन 1993 की जो स्टोरी थी वो यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी कि जो असली डैमेज था वो अगले 12 साल में होने वाला था। 3 फरवरी 2003 ITV चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जिसका नाम था लिविंग विद माइकल जैक्सन और इसके डायरेक्टर थे मार्टिन बैशर। डॉक्यूमेंट्री का आइडिया सिंपल था, एमजे अपनी लाइफ का एक्सेस दे देंगे बैशर को ताकि दुनिया को उनका रियल वर्जन दिख सके। एमजे ने इस चीज की सहमति दी और बैशर को नेदरलैंड्स में मंथ्स तक शूट करने दिया, जिसमें उन्होंने अपने किड्स दिखाए, अपना रैंच दिखाया और अपनी डेली रूटीन दिखाई थी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने पर एमजे को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बैशर ने एडिट उसे पूरी तरीके से गलत किया था। जो कन्वर्सेशंस इनोसेंट थे वो क्रीपी दिखाए गए थे और जो मोमेंट्स वार्म थे वो सस्पिशियस बनाए गए थे इसमें। और एक सीन ने तो पूरे डॉक्यूमेंट्री को डिफाइन कर दिया था जिसमें एमजे ने कैमरा पर एक 13 साल के कैंसर सर्वाइवर गेविन को उसका हाथ पकड़ा था और उन्होंने कैजुअली मेंशन किया था कि बच्चे नेदरलैंड में उनके बेडरूम में भी सो सकते हैं। Really appropriate for a man, a grown man, to be doing that. How do you respond to that? I feel sorry for them because that's judging someone who wants to really help people. Why can't you share your bed? The most loving thing to do is to share your bed with someone. You know? You really think that? Yeah. बस इसी एक लाइन ने सब कुछ शुरू कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टॉम स्नेडन वो वही प्रोसिक्यूटर था जो 1993 के चैंडलर केस में भी एमजे को टारगेट कर रहा था। उसने इस डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस की तरह यूज किया और इन्वेस्टिगेशन फिर से खोल दी और इस बार गेविन और उसकी फैमिली ने एमजे पर फॉर्मल चार्जेस फाइल किए। नाउ जो ये चार्जेस है इसकी पूरी लिस्ट भी पब्लिक है। इसमें 14 काउंट है टोटल, जिसमें से 4 फेलिनी के काउंट्स है फॉर चाइल्ड, 8 काउंट्स है ऑफ प्रोवाइडिंग अल्कोहल टू, 1 काउंट ऑफ कंस्पिरेसी और 1 काउंट है ऑफ अटेम्प्टेड अबडक्शन। अगर यहाँ पे एमजे गिल्टी पाए जाते तो उन्हें सेंटेंस होती 20 साल से भी ज्यादा की, सिर्फ गिल्टी पाने के लिए। और अगर ये साबित हो जाता कि उनका इन्वॉल्वमेंट है इनमें से किसी भी चीज में, तो सोच ही लो तुम लोग क्या हो सकता है। ट्रायल शुरू हुआ 2 मई 2005 को सेंटा बारबरा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में। 12 जूरीज थे यहाँ और इस ट्रायल को दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया था, हर दिन हर घंटे। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस रखा और डिफेंस ने अपना केस रखा और जब जूनियर्स ने डिलिब्रेशन स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों ने अस्यूम कर लिया था कि एमजे यहाँ पर गिल्टी है। लेकिन फिर 13 जून 2005 को वर्डिक्ट आया कि माइकल जैक्सन पूरे के पूरे 14 काउंट्स पर नॉट गिल्टी थे। सारे 14 काउंट्स पर उन्हें एक्वेटल मिला था। जूरीज ने बाद में इंटरव्यू में बताया क्यों गेविन की मां जैनेट की क्रेडिबिलिटी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि उसका खुद का वेलफेयर फ्रॉड का पास था और उसकी टेस्टिमनी में, लिसन टू दिस थिंग, कॉन्ट्रडिक्शंस थे और पूरा का पूरा केस उसकी सिर्फ एक फैमिली की गवाही पर टिका हुआ था। तो लीगली माइकल जैक्सन इनोसेंट थे। कोर्ट ने बोल दी थी ये चीज, जूरी ने बोल दी थी ये चीज, ऑफिशियल केस खत्म हो गया था। लेकिन अगेन बाहर उन्हें ये चीज नहीं बोली जा रही थी। नाउ जो इस पूरी स्टोरी का एक एस्पेक्ट है जो कि डिफेंड नहीं किया जा सकता है, वो ये है कि एक एडल्ट आदमी का अपने नेदरलैंड रैंच में बच्चों के साथ बिस्तर में सोना वो थोड़ा वियर्ड तो है, वो गलत है ही। इनोसेंट इंटेंट के बावजूद ऑप्टिक्स वर्स्ट पॉसिबल थी यहाँ पे। और माइकल जैक्सन ने ये खुद एडमिट किया था कि बैशे डॉक्यूमेंट्री में, पब्लिक इंटरव्यूज में, कोर्ट टेस्टिमनी में उसने ये कभी छुपाया नहीं था। और यहाँ पर और कुछ तो नहीं, पेरेंट्स भी पूरे के पूरे फॉल्ट पे थे। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ ये बात, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एक 40+ साल के आदमी के साथ एक प्राइवेट रैंच में छोड़ जाते थे, वो सच में पागल ही थे। इवन दो माइकल जैक्सन के इंटेंट कुछ भी हो, लेकिन एक पेरेंट
पेरेंट आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी क्लाउड के लिए अपने बच्चों को उस सिचुएशन में डाल देना। It does not sound like a parent to me. MJ की फोटो लेने के लिए माइकल जैक्सन के पैसे लेने के लिए ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और 2005 में 12 ज्यूरीज ने MJ को इनोसेंट प्रूव कर दिया था, सारे 14 काउंट्स पर। नाउ यहाँ पे मैंने तो तुम्हें अपना जो मेरा स्टेटमेंट है, जो मेरा रिएक्शन है, वो तो मैंने बता ही दिया है कि आई डू फील लाइक दिस थिंग कि अगर किसी के माँ बाप जिंदा है और वो अपने बच्चे को रैंच पे भेज रहे हैं तो इट इज सच अ स्टूपिड थिंग। मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि माइकल जैक्सन का ये विजन रहा होगा कि मैं जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर जो माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनको अपने इस नेवरलैंड रैंच पे रखूंगा। इवन दो उनका इंटेंट बहुत ही प्योर है एंड आई नो दिस थिंग कि उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए थे उस पर, लेकिन ये लाइन जो उन्होंने स्पेसिफिकली कही थी वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा अजीब सी साउंड करती है। सो डू लेट मी नो दिस थिंग कि क्या तुम्हें पहली बात तो इस बारे में पता था या नहीं, एंड दूसरी बात कि तुम्हारा इस चीज पे क्या रिएक्शन है, सच सच बताना मुझे। इवन इफ यू आर अ वेरी बिग माइकल जैक्सन फैन, जस्ट डू लेट मी नो दिस थिंग। लेकिन एक्विटल के बाद भी MJ की लाइफ वापस पहले जैसे कभी नहीं हुई। ट्रायल के 14 महीने ने उन्हें फिजिकली और मेंटली हॉलो कर दिया था और वो अमेरिका छोड़ के बहरीन शिफ्ट हो गए थे, अपने किड्स के साथ अपने पुरानी लाइफ से दूर। और इस मोमेंट पर MJ की कहानी का अंतिम चैप्टर शुरू होता है सैडली, जो कि 25 जून 2009 को एक सिंगल इंजेक्शन से खत्म हुआ था। 2009 तक माइकल जैक्सन की फाइनेंशियल दुनिया पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। वो आदमी जो कभी पॉप का किंग था, जिसके पास ATV कैटलॉग था और बीटल्स के गाने थे, वो अब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लेकर बैठ चुका था। नेवरलैंड का एनुअल मेंटेनेंस ही $35 लाख से ज्यादा था। लॉयर्स के बिल्स आते जा रहे थे और सोनी के साथ कैटलॉग को लेके नेगोशिएशन टेंस हो रही थी उनके लिए। MJ ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का, और वो था परफॉर्मेंस करना। फिर उन्होंने अनाउंस किया दिस इज इट टूर। लंदन के O2 अरीना में 50 डेट्स की रेजिडेंसी कमबैक शो थे जिसका इंतजार दुनिया सालों से कर रही थी। टिकट्स जैसे ही रिलीज हुए थे उसने पूरी की पूरी डिमांड छत तोड़ दी थी बेसिकली, और सिर्फ 50 शोज के लिए टिकट्स डिमांड $45 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गई थी। इनसाइडर्स ये चीज बोल रहे थे कि अगर माइकल जैक्सन चाहते तो वो पूरी दुनिया का टूर कर सकते थे, एशिया, यूरोप, अमेरिका, और इस कमबैक से वो अपनी सारी की सारी जो डेट थी उनकी उसको खत्म कर सकते थे। लेकिन इस प्लान के साथ एक आदमी अटैच हो गया था जो कि MJ की जिंदगी के आखिरी दिन तक उनके पास रहने वाला था, और उनका नाम था डॉक्टर कॉनराड मरी, कार्डियोलॉजिस्ट, पर्सनल फिजिशियन, और उनकी सैलरी थी $1,50,000 पर मंथ। और मरी का काम था MJ को नींद दिलाना, क्योंकि माइकल जैक्सन काफी सालों से नींद की दवाइयों पर डिपेंडेंट हो चुके थे। वो प्रोपोफोल लेने लगे थे, एक ऐसा एनेस्थीसिया जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में सर्जरी के टाइम यूज होता है। वो उसे कभी भी घर पे या फिर बस अपनी नींद के लिए लिया करते थे, इतना ज्यादा हार्ड ड्रग। 25 जून 2009 की सुबह मरी माइकल जैक्सन के होम्बी हिल्स के घर पर थे जब माइकल जैक्सन को एक और डोज दी गई, लेकिन इस बार डोज के बाद माइकल जैक्सन का दिल रुक गया। मरी ने रिजरेक्शन यहाँ पे ट्राई की, लेकिन देर हो चुकी थी बहुत ज्यादा। एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई और माइकल जैक्सन को UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया, और दोपहर को 2:26 पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि माइकल जैक्सन इज डेड and cause of death was acute propofol intoxication। 2011 में मरी पर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का केस चल रहा था और जूरी ने उसे गिल्टी पाया। उसकी सेंटेंस हुई थी 4 साल की, लेकिन वो 2 साल के अंदर पैरोल पर रिलीज हो गया था। और जेल से निकलने के बाद उसने क्या किया, अपनी खुद की ही बुक लिख ली उसने MJ के बारे में। फिर उसने मीडिया टूर करा इस बुक के ऊपर, इंटरव्यूज दिए थे इस बुक के ऊपर, और अपने ही पेशेंट की मौत का उसने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन यहाँ एक डिटेल है जो पब्लिक कन्वर्सेशन में बहुत कम आती है। मरी ने MJ को जब भी प्रोपोफोल दिया था वो सीक्रेटली रिकॉर्डिंग्स भी करा करते थे इस चीज की, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो इस चीज को लेवरेज कर सकते थे। और एक रिकॉर्डिंग में माइकल जैक्सन हेविली ड्रग्ड हैं और स्लर्ड स्पीच में बात कर रहे हैं, जिसमें मरी उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्लियरली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग इनक्रिमिनेटिंग फ्रॉम हिम। लेकिन माइकल जैक्सन ने उस ड्रग्ड स्टेट में भी क्या किया, वो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। उसमें भी एक हॉस्पिटल खोलने का सपने के बारे में बात कर रहे थे वो। I want to say, I never
seen nothing like this in my life. Go. I've never seen nothing like this. Go. It's amazing. He's the greatest entertainer in the world. I'm taking that money. I'm building children's the biggest in the world. जहां सिक किड्स का ट्रीटमेंट फ्री में करवाया जाता। चैरिटी के बारे में बात कर रहे थे वो इस टाइम पे भी, और मरी को जो कि बहुत ज़्यादा गलत इंटेंशन से ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, उससे इन रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग नहीं मिला, कुछ भी नहीं। जैक्सन फैमिली ने बाद में AEG लाइफ के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ लॉसूट किया, जिसका थ्योरी सिंपल था कि AEG ने मरी को हायर किया था। AEG ने मरी को माइकल जैक्सन को परफॉर्म करने के लिए पुश किया जब वो बीमार थे, और AEG की नेग्लिजेंस ने माइकल जैक्सन को मारवा दिया था। उनकी फैमिली आज तक ये मानती है कि माइकल जैक्सन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन असली आयरनी इसमें आने वाली थी 15 साल बाद। 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स रिलीज करने शुरू किए थे, जिसके बारे में अगेन तुम लोग इस वीडियो में जाके देख सकते हो, और मैंने ये पिंड कमेंट में भी दी होगी तुम्हें। और इन फाइल्स के बीच में एक फोटो निकल के आई, माइकल जैक्सन और जेफरी एप्स्टीन एक ही फ्रेम में थे। इंटरनेट ने इंस्टेंटली कंक्लूजन निकाल दिया यहाँ पे कि MJ माइकल जैक्सन एप्स्टीन का फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड, और माइकल जैक्सन उस आइलैंड पर जाता था। माइकल जैक्सन गिल्टी था, लेकिन सच इससे बहुत अलग था। माइकल जैक्सन और एप्स्टीन की सिर्फ एक मीटिंग थी जो 2003 में हुई थी, और उसका कॉन्टेक्स्ट था रियल एस्टेट का। MJ पाम बीच में एक 4 करोड़ 50 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी देख रहे थे। अपने आप को शिफ्ट करने के लिए जितना सोर्सेस कहते हैं उस हिसाब से तो यही है। एप्स्टीन ऑफ कोर्स ये बात है, पाम बीच में रहता था और एक वेल्दी फाइनेंशियर के रूप में वो उन्हें जानता था। उसके क्राइम्स उस टाइम तक पब्लिक नहीं हुए थे वैसे, और MJ के रियल एस्टेट ब्रोकर ने बाद में चीज कंफर्म करी थी कि ये सिर्फ एक सिंगल विजिट ही थी। वहाँ पे हाउस टूर हुआ था, नेटवर्किंग हुई थी, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, और MJ फिर वापस चले गए थे। उन्होंने तो कभी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी थी एप्स्टीन से। और एक और फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, MJ एक प्राइवेट जेट पर बिल क्लिंटन और डायना रोस के साथ थे, जिसमें कुछ बच्चों के चेहरे ब्लर किए गए थे। ये फोटो देख के लोगों ने अज्यूम किया कि ब्लर्ड फेसेस एप्स्टीन के विक्टिम है, लेकिन सच ये था कि ब्लर्ड फेसेस एक्चुअली MJ के अपने बच्चे प्रिंस और पेरिस थे, और डायना रोस का अपना बच्चा था इसमें। फोटो एक डेमोक्रेटिक फंडरेजर पर ली गई थी जिसमें MJ ने परफॉर्म किया था, और इसमें एप्स्टीन का कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक असली एविडेंस की बात भी कर लेते हैं, जो कि है 2015 में अनसील्ड कोड डॉक्यूमेंट में एप्स्टीन के एक विक्टिम जोआना जोबर्ग ने स्वोन टेस्टिमनी दी थी। उसने कंफर्म किया था कि माइकल जैक्सन एप्स्टीन के घर पर आया था, और लॉयर्स ने उससे डायरेक्ट पूछा था क्या माइकल जैक्सन ने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट किया वहाँ पे, क्या उसे माइकल जैक्सन के साथ कुछ भी करने के लिए कहा गया था, और उसका आंसर सिंपल था कि नहीं। माइकल जैक्सन आए, उन्होंने घर देखा, और वो बस वहां से चले गए। नाउ ये वाला जो एविडेंस था ये मैंने तुम्हें एप्स्टीन फाइल्स में नहीं बताया था, क्योंकि मैं वहां पे माइकल जैक्सन के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करी थी, बट हियर यू गो गाइस। माइकल जैक्सन का नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स पर नहीं था, पायलट टेस्टिनी में भी नहीं था, आइलैंड विजिटर लिस्ट में भी नहीं था, FBI के डेक लिस्ट में भी नहीं था उनका नाम, और उनका नाम एक्चुअली में कहीं था ही नहीं। और साथ में एक और चीज हो रही थी यहाँ पे, जो कि था इंटरनेट पे एक AI जनरेटेड वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें मैकॉले कल्किन ये कहते हुए दिखाए गए थे कि माइकल जैक्सन saved me from going to Epstein Island. I'll never forget that. Michael Jackson saved me from getting on a plane to that tiny island. ये कोट गाइस रियल नहीं है, ये एक्चुअली में एक AI ने बनाया था, लेकिन असली कलिन ने कभी ये नहीं कहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से अगेन AI वीडियो थी, असली लग रही थी, तो यहाँ पे एक और हेडलाइन बन गई थी, पोस्ट यहाँ पे वायरल हो रही थी, और एक बार फिर से MJ को यहाँ पे विलन बनाया गया था। तो सवाल ये नहीं है कि क्या माइकल जैक्सन एप्स्टीन के फ्रेंड थे या नहीं, सवाल ये है कि जब एक आदमी मर चुका होता है तो उसके नाम को जोड़ तोड़ के कहानियां बनाने का रिस्क क्या है आखिर में। डेफेमेशन लॉ सिर्फ जिंदा लोगों पर लगते हैं, मर चुके आदमी को आप लोग इसका मतलब कुछ भी कह सकते हो, अक्यूज कर सकते हो, उसके बारे में टेप बना सकते हो, उसके बारे में AI वीडियोस बना सकते हो, उसकी फोटोज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम लोग बदल सकते हो, और तुम लोगों पर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। और ये चीज बहुत सारे लोग जानते हैं जो MJ के आसपास थे। और जब वो आदमी माइकल जैक्सन हो, जिसके नाम पर ही क्लिक्स जनरेट हो जाते हो, जिसके नाम पे इतने सारे लोग कांप जाते हैं, जिसका नाम रेटिंग्स ला सकता है, जिसके नाम से आज भी मिलियंस में स्ट्रीम्स आते हैं,
तो उसका नाम एक्सप्लॉइट करने का टेम्पटेशन और भी ज्यादा हो जाता है। माइकल जैक्सन अपनी स्टोरी, अपनी बायोपिक को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, वो प्रेस को कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, और इसी साइलेंस का फायदा उठाया जाता है आज तक उनकी डेथ के 16 साल बाद भी। और अब हम लोग आते हैं अप्रैल 2026, वहीं पे जहाँ पे ये पूरी की पूरी वीडियो एक्चुअली में शुरू हुई थी। थिएटर, मूवी, क्राउड और एक मूवी जिसका सेकंड हाफ या फिर लास्ट वाला पार्ट काट दिया गया है। इस मूवी का कास्ट सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है और ग्रैहम किंग प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, वो आदमी जिसने बोहेमियन रैप्सोडी बनाई थी। और लीड में तो खुद तुम्हें पता ही है, जफार जैक्सन है, माइकल जैक्सन के अपने नेफ्यू। और माइल्स टेलर वो एमजे के लॉयर जॉन ब्रांका का रोल प्ले कर रहे हैं, वही नाम जिसको मैंने तुम्हें याद रखने के लिए कहा था, याद है ना? वो आदमी जिसने ऑफ द वॉल की डील नेगोशिएट की थी। लेकिन ब्रांका का जो रोल था एमजे की लाइफ में वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जब माइकल जैक्सन 2009 में मर गए थे तो अपनी विल में उन्होंने जॉन ब्रांका और जॉन मैक्लेन को अपने इंटायर एस्टेट का को एग्जीक्यूटर बना दिया था। इसका मतलब था माइकल जैक्सन के मरने के बाद उसका सारा पैसा, उनकी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके सारे कैटलॉग, उनके बच्चों का फ्यूचर, उसकी लेगेसी, सब कुछ इन दो आदमियों के कंट्रोल में चले गई। और ये दोनों आदमी 16 सालों से माइकल जैक्सन का एस्टेट चला रहे हैं। 2021 में पब्लिक रिपोर्ट्स ने दिखाया था कि ब्रांका और मैक्लेन दोनों ने उस एक साल में $1 करोड़ से भी ज्यादा अपने आप को कंपनसेशन दिया, जो एमजे के किसी भी फैमिली मेंबर को मिले सालाना पैसे से 2 गुना ज्यादा था। और अब वही ब्रांका अपने आप को मूवी में कास्ट कर रहा था अपने एक फेवरेट A-लिस्ट एक्टर माइल्स टेलर के थ्रू। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पे व्हाइट वॉश भी करा था अपनी लेगेसी को बिल्ड करने के लिए इस मूवी के थ्रू। पेरिस जैक्सन, माइकल जैक्सन की अपनी बेटी, ने ये सब देखा और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उसने मूवी की स्क्रिप्ट को फुल ब्रोन लाइज बोला है। उसने कहा है कि ये मूवी माइकल जैक्सन के फैंस को वो फैंटेसी बेचती है जो उन्हें देखना पसंद है, पर ये असलियत नहीं है। और उसने एस्टेट पर एक लॉ सूट भी फाइल किया है, अक्यूज करते हुए कि ब्रांका और मैक्लेन एस्टेट का पैसा अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, फैमिली के लिए नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट इस मूवी में ही था। ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट थी इस मूवी की, उसमें जो 1993 का जो जॉर्डन चैंडलर वाले केस की हमने बात करी थी, वो केस भी था इसमें। प्रोड्यूसर ने प्लान किया था कि मूवी में एविडेंस दिखाएंगे वो लोग, जिसमें एवन चैंडलर की टेप दिखाई जाने वाली थी, वो आइवन बिग टाइम माइकल्स फिनिश वो वाली रिकॉर्डिंग। इसमें इन्वेस्टिगेशन का कॉन्टेक्स्ट भी दिखाया जाने वाला था और सेटलमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी दिखाया जाने वाला था। और फिर वो इस चीज को ओपन एंड रखने वाले थे ऑडियंस के ऊपर कि उसके बाद ये सारी चीजें दिखाने के बाद ऑडियंस क्या सोचती है वो अपना खुद का पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। और ऑडियंस को पहली बार 1993 की स्टोरी एमजे के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाने वाली थी पूरे थर्ड एक्ट में। और वही हुआ, क्योंकि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी तो ये मूवी रिकॉर्ड हो गई थी, ये शूट हो गई थी, एडिट हो गई थी, ओरिजिनल कट भी आ गया था। जो ओरिजिनल कट मेरे ख्याल से था 4 घंटे के आसपास का, और रिलीज डेट भी सेट हो गई थी विच वाज अप्रैल 2025। लेकिन फिर ग्राहम किंग को एक कॉल आया। फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्टर को एक डिटेल मिल गई थी। 1994 के चैंडलर सेटलमेंट का एक क्लॉज था। सेटलमेंट की शर्तें कॉन्फिडेंशियल थी पब्लिक के लिए, लेकिन क्लॉज की एक्सिस्टेंस डॉक्यूमेंट ट्रेल में छिपी हुई थी। और इस क्लॉज ने कहा था कि जॉर्डन चैंडलर की आइडेंटिटी, कहानी और एक्सपीरियंसेस को कभी भी किसी फिल्म, टीवी शो या ड्रामेटाइज्ड मीडिया में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब पूरे $150 मिलियन का मूवी जो बना था, जिसका इंटायर थर्ड एक्ट चैंडलर केस पर था, वो लीगली इनवैलिड हो चुका था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबको रीशूट करना पड़ रहा था और एस्टेट को एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि ये क्लॉज उनके ओन लीगल टीम ने कैसे मिस कर दिया। यहाँ पे 22 दिन का रीशूट हुआ था। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है तो तुमने ये नोटिस करा होगा कि मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। माइकल मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से तो, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें अचानक से इतने लंबे लंबे गाने क्यों हैं? वी डिड नॉट नीड दैट थिंग। हमने शुरुआत से उस मूवी में गाने ही सुने थे, लेकिन जो लास्ट पार्ट था उसमें सच में बहुत ज़्यादा लंबे गाने थे। एंड उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे जो 22 दिन का जो रीशूट हुआ था वो इसी चीज़ के लिए हुआ था, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को हटाने के लिए हुआ था। यहाँ पे पूरा का पूरा एंडिंग चेंज कर दिया गया था और नया एंडिंग लिखा गया था बिना चैंडलर केस के। और अब रूमर्स ये थे कि मूवी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा रहा है, क्योंकि इतनी फुटेज थी उनके पास कि एक सिंगल फिल्म में फिट ही नहीं हो रही थी।
लेकिन दूसरा पार्ट अभी भी ग्रीन लाइट नहीं हुआ है, इसीलिए जब तुम लोगों ने माइकल मूवी देखी होगी ना तो उसमें लिखा रहता है कि हिज स्टोरी स्टिल कंटिन्यूज, और कहीं ना कहीं मूवी अनफिनिश भी लगती है। और इन सारी की सारी चीजों के बीच में अभी भी लॉ सूट का सिलसिला चल ही रहा है। वेड रॉबसन और जेम्स सेफचक लीविंग नेवरलैंड डॉक्यूमेंट्री के दो मेन अक्यूजर कंबाइंड $40 करोड़ का लॉसूट नवंबर 2026 में ट्रायल पर जा रहे थे। रॉबसन ने 2005 में कोर्ट में स्वेर के सामने कसम खाई थी कि माइकल जैक्सन ने कभी कुछ नहीं किया। फिर 2013 में सर्क्यू दु सोलेil के वन लास वेगास शो से रिजेक्ट होने के बाद अचानक उसे रियलाइज हो गया कि वो अब्यूज का विक्टिम था। सेफचक ने एक ऐसी ट्रेन स्टेशन का क्लेम किया है जहां अब्यूज हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो स्टेशन 1994 में बंद हो गया था। अब अब्यूज जिस टाइम का क्लेम किया था उसके बाद। और फिर आए कैस्कियो फैमिली। ये लोग एमजे के सेकंड फैमिली थे, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रैंक कैस्कियो ने 2011 में एक पूरी बुक लिखी थी माय फ्रेंड माइकल के नाम से, जिसमें हर पेज पर माइकल को डिफेंड किया गया था। वो हर टीवी इंटरव्यू में माइकल जैक्सन के साथ खड़े रहे थे और 25 साल तक पब्लिक में माइकल जैक्सन के बेस्ट फ्रेंड बने रहे थे। फिर लीविंग नेवरलैंड रिलीज हुई 2019 में और उन्होंने चुपचाप एस्टेट से $33 लाख पर पर्सन का सेटलमेंट लिया। लेकिन ये काफी नहीं था। 2024 में जब सोनी के साथ माइकल जैक्सन के कैटलॉग के सेल्स नेगोशिएट हो रहे थे तो कैस्कियो फैमिली ने फिर डिमांड की $21 करोड़ $30 लाख की। एस्टेट ने इस चीज के लिए मना कर दिया था। तो फरवरी 2026 में बायोपिक रिलीज होने से सिर्फ 5 हफ्ते पहले कैस्कियो ने फेडरल कोर्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लॉसूट कर दिया था यहाँ पर। एंड ये चीज ऑब्वियसली कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक पैटर्न है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैसे लेने का। और इस पैटर्न के पीछे एक सिंपल सा ट्रुथ है जो एवरी सिंगल टाइम माइकल जैक्सन के खिलाफ नया एलिगेशन लाता है, और वो ये है कि माइकल जैक्सन हर टाइम पे चुप रह जाते थे। माइकल जैक्सन मर चुके हैं, एक मरे हुए आदमी पे डिफेमेशन लगाना, लॉस लगाना बहुत ज्यादा इजी होता है। आप कुछ भी एक्यूज कर सकते हो और आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है आपके पास कि या तो ये केस रद्द हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और माइकल जैक्सन की उस मूवी का क्या हुआ जो उनकी असली स्टोरी सुनाने के लिए बनाई गई थी? लीगली वो मूवी अभी भी सिर्फ आधा सच सुना पा रही है। लेकिन इन सारे लॉसूट्स, इन सारे एलिगेशंस, इन सारे एस्टेट डिस्प्यूट्स और इन सारी मूवी कंट्रोवर्सी से थोड़ा अलग हट के सोचो 1 मिनट के लिए सिर्फ, वो आदमी जिनके बारे में हम पिछले इतने सारे मिनट से बात कर रहे हैं, वो आदमी आखिर में था कौन? हील द वर्ल्ड फाउंडेशन माइकल जैक्सन ने 1992 में लॉन्च की थी और इस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने 46 टन की रिलीफ सप्लाईज बोस्निया में वॉर जोन में भेजी थी 1992 में। एक हंगेरियन बॉय डेविड स्मिथ का लिवर ट्रांसप्लांट माइकल जैक्सन ने पर्सनली फंड किया था। हॉस्पिटल विंग्स का फंडिंग किया था, स्कॉलरशिप्स दिए थे, एड्स रिसर्च में मिलियंस दिए थे। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के होल्डर हैं माइकल जैक्सन और सबसे ज्यादा चैरिटी सपोर्ट करने वाले सिंगल आर्टिस्ट के रूप हैं वो आदमी जो अपने पिता से इतना ज्यादा डरता था कि उल्टी कर देता था, जिसने 10 साल की उम्र में बचपन खो दिया था, जिसने अपनी सारी अडल्ट जिंदगी सिक और पुअर बच्चों की मदद करने में बता दी थी। वो आदमी जिसने दुनिया को थ्रिलर दिया, बिली जीन दिया, बीट इट दिया, ब्लैक और वाइट दिया, स्मूथ क्रिमिनल दिया, वी आर द वर्ल्ड दिया। वो आदमी जिसके मून वॉक ने एक मूवमेंट को डिफाइन कर दिया था, जिसके म्यूजिक वीडियोस ने MTV का फॉर्मेट ही बदल दिया था, जिसका एक सिंगल परफॉर्मेंस 1983 का मोटाउन 25 में वो मून वॉक आज तक म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। वो आदमी शायद से स्ट्रेंज था, शायद से उसने गलत डिसीजन लिए होंगे, शायद से उसने गलत लोगों को सुना होगा, शायद से उनकी लाइफ चॉइसेस डिफेंड नहीं हो सकती है, लेकिन वो आदमी इविल नहीं था। वो एक टूटा हुआ सोल था जो कि बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरा था, जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था पूरी दुनिया का, और जिसके ऊपर पूरी दुनिया को खुश रखने की कोशिश जारी थी। एंड दिस इज सच अ सैड थिंग कि पूरी दुनिया उन्हें आराम से मरने भी नहीं देगी कभी, क्योंकि उसके जैसे कोई और बचा ही नहीं है दुनिया में। आज की स्ट्रीमिंग एरा में, सोशल मीडिया एरा में, 30 सेकंड अटेंशन स्पैन के एरा में कोई भी आर्टिस्ट माइकल जैक्सन के स्केल पर ग्लोबल नहीं हो सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन दिस थिंग, तुम में से कितने सारे लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, राइट? इस पॉइंट तक कौन पहुंचा है? कोई भी नहीं।
तो जब लोग एक 30 से 50 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हैं तो माइकल जैक्सन के एरा को कैसे देख पाते। उन्होंने सिस्टम से फाइट करा था और वो खुद अपना नाम बनाए थे। वो सिस्टम ही खत्म हो गया है जो एमजे को क्रिएट करता था। हम शाहरुख खान के बारे में बोलते हैं कि वो इंडिया के लास्ट रियल सुपरस्टार हैं, उसी तरीके से माइकल जैक्सन दुनिया के लास्ट रियल पॉप स्टार थे। उसके बाद सब बड़े आर्टिस्ट हुए लेकिन उनके जितना बड़ा कोई नहीं हुआ, उनके स्केल पर कोई नहीं पहुंच पाया। और शायद से इसीलिए आज भी उनकी कहानी को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि उनका नाम आज भी इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन एक चीज़ जो इन सब में पॉजिटिव है और वो है माइकल जैक्सन की शुरुआत जहाँ से हुई थी, उनका म्यूज़िक और उनका डांस। उनका म्यूज़िक और उनका डांस आज तक इतना ज़्यादा यूनिक है कि कितने सारी इंडस्ट्रीज उन्हें कॉपी करती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग इन अ वेरी डिची वे, मैं इसको जेन्युइनली अच्छे रूप में बोल रहा हूँ कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज माइकल जैक्सन से इंस्पायर होती हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ था एंड इस चीज़ के लिए आई जस्ट वांट टू थैंक हिम अ लॉट। पर इसी के साथ माइकल जैक्सन की कहानी का एक ओवरव्यू अभी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री गाइस। अगेन ये चैनल मैं और मेरा भाई चलाते हैं, तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक फॉर अस एंड हम लोग मिलते हैं तुमसे अब अगली वीडियो में। बाय बाय।